हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की पहली हेडिंग, क्या पादप सांस लेते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। ठीक है, प्रश्न यह है कि क्या पादप सांस लेते हैं, तो इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या पादप सांस लेते हैं, इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इस कारण आप देख रहे हैं कि पादपों में ऐसी व्यवस्था है जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पादपों में जो है प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वातरंध्र मिलते हैं। ठीक है, तो पादपों में गैसीय आदान प्रदान के लिए रंध्र या वातरंध्र मिलते हैं। पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो पौधे जो हैं वे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण जो है यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। ठीक है, तो पौधे जो हैं वो बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण जो है वह यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग जो है वह अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। ठीक है, तो पादपों के एक भाग से दूसरे भागों में गैसों का परिवहन जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो यह पहला कारण था कि पौधे बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो प्रथम कारण जो था वह यह था कि पादपों का प्रत्येक भाग जो है अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान रखता है। पादपों के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के, ठीक है, दूसरा कारण जो है वो यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती है। ठीक है, तो पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती है। ठीक है, मूल, तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पौधों में जो है वह जड़, तना और पत्ती में श्वसन जो है वह जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होती है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो मूल, तना और पत्ती में श्वसन जो है वह जंतुओं की अपेक्षा बहुत ही धीमी दर से होती है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। ठीक है, तो इस अवधि में आप देख रहे हैं प्रत्येक पत्ती जो है वह पूर्णतया इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान जो है अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो जब कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, तो यह दूसरा कारण था। तृतीय कारण यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूर तक विसरित नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो तीसरा कारण है वो यह है कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें जो हैं वह अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती हैं। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की तरह के बिल्कुल पास स्थित होती हैं।
ठीक है। तो पादपों में जो है प्रत्येक सजीव कोशिका जो है वह पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती हैं, ठीक है। तो तृतीय कारण आपने देखा कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें जो हैं अधिक दूरी तक विसरित नहीं होती हैं। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका जो है वह पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तनों और मूल के लिए क्या होता है, ठीक है। तो जो मोटा काष्ठीय तना है और मूल है उनके लिए क्या व्यवस्था होता है। तना में सजीव कोशिकाएं, ठीक है, तना में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। तो तना में जो है सजीव कोशिकाएं जो हैं वे छाल और छाल के नीचे पतली परत के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। भीतर की कोशिकाएं मृत होती हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है, ठीक है। यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मोटे काष्ठी तनों और मूल के लिए क्या होता है। तो इसमें आपने देख रहे हैं कि तना में जो है वह सजीव कोशिकाएं छाल और छाल के नीचे पतली सतह के रूप में व्यवस्थित होती हैं और इनमें भी छिद्र होते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। भीतर की कोशिकाएं मृत होती हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती हैं। यह पैरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है, ठीक है। ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो है जब संपूर्ण दहन होता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग जो है उष्मा के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ ऊर्जा निकलती है, जिसका सर्वाधिक भाग जो है उष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यह ऊर्जा जो है कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग जो है कोशिका में दूसरे अणुओं के निर्माण में होना चाहिए, ठीक है। यह आप देख रहे हैं ग्लूकोज है C6H12O6 + 6O2 और यह ग्लूकोज टूट जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बन रहा है 6CO2 + 6H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बन रहा है, ठीक है, और उष्मा जो है के रूप में निकल जा रहा है। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा जो है मुक्त उष्मा के रूप में न निकल पाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पादप कोशिकाएं जो हैं वह इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा जो है वह मुक्त उष्मा के रूप में न निकल जाए। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वह एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वह एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा जो है एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है वह एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा जो है एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आ जाती है। यह कैसे होता है? वास्तव में यही सांस का इतिहास है, ठीक है। प्रश्न है कि यह कैसे होता है, तो वास्तव में यही सांस का इतिहास है।
सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलता है। ठीक है, तो सांस की क्रियाविधि के दौरान जो है ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती है। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं जो हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दहन अभिक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में भी जीवित रहती हैं। क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में और जीवों में सोच सकते हैं कि जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका जो है इस ग्रह पर ऐसे वातावरण मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रथम कोशिका है वह इस ग्रह पर ऐसे वातावरण मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ जो है अनाक्सी अर्थात ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ जो हैं विकल्पी अनाक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनाक्सी स्थिति की आवश्यकता अविकल्पीय होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में और जीवों के बारे में सोच सकते हैं जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है? विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ अनाक्सी अर्थात ऑक्सीजन रहित वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। इनमें से कुछ जो हैं वह विकल्पी अनाक्सी हैं, जबकि कुछ के लिए अनाक्सी स्थिति की आवश्यकता जो है वह अविकल्पीय होती है। हर स्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर परिस्थिति में सभी जीवों में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करता है। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरूविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज का आंशिक रूप में ऑक्सीकृत होना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ग्लूकोज का पायरूविक अम्ल में विघटन जो है ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइकोलिसिस के बारे में, जिसमें ग्लूकोज का विघटन होगा और पायरूविक अम्ल का निर्माण होगा। थैंक यू।